होली के मौके पर मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार सख्त है। सभी राज्यों को बाजार में फूड टेस्टिंग वैन लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। होली आते ही दूध और इससे बने खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी बढ़ती जा रही है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन लगाने के निर्देश जारी किए हैं। प्रति वैन कम से कम 10 टेस्टिंग अनिवार्य है। ये जांच फ्री होगी और आम लोग भी टेस्ट करा सकेंगे। जहां पर वैन नहीं, वहां अन्य मोबाइल यूनिट लगाने की सलाह दी गई है। दूध और मिल्क प्रोडक्ट की जांच के लिए मिल्क ओ स्क्रीन भी होगी। मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की टीम डेयरी और मिठाई की दुकानों पर लगातार छापेमारी भी कर रही है। आगरा में भारी तादाद में एक्सपायर बेसन मिला, जिसे नष्ट कर दिया गया। ग्रामीण इलाकों में भी सैंपलिंग की जा रही है। हरदोई में मिलावटखोरी तेल का कारखाना पकड़ा गया। यहां से 23 क्विंटल राइस ब्राउन ऑयल और 4 क्विंटल सरसों तेल बरामद किया गया। अवैध तरीके से चलाए जा रहे इस कारखाने में नकली तेल बनाया जा रहा था। सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। यूपी के एटा में डॉक्टरों पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप यह है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नर्स ने एक ही सिरिंज से कई बच्चों को इंजेक्शन लगा दिए। मामला रानी अवंतीबाई लोधी स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज का है, जहां के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। तीमारदारों का आरोप है कि नर्सों ने एक ही सिरिंज से कई मरीजों को इंजेक्शन लगा दिए। जब ये पता चला कि अस्पताल में भर्ती एक बच्चा HIV पॉजिटिव है, तो तीमारदार और भड़क गए। इस दौरान काफी देर तक मरीजों के परिवार वालों की अस्पताल के कर्मचारियों से बहस होती रही। परिजनों का आरोप है कि एक ही सिरिंज से कई बच्चों के इंजेक्शन लगाने का विरोध किया गया, तो नर्स ने कहा कि इंजेक्शन को कॉटन से साफ कर लिया जाता है और हम लोग 2 बजे तक एक ही सुई से सभी लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं। सारे बच्चों को एक ही निडल से मतलब दवा दी जाती है, जिसमें से एक बच्चा HIV पॉजिटिव निकला। इस बीच प्रशासन ने भरोसा दिया कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सख्त निर्देश है कि जो सिरिंज है, डिस्पोजेबल सिरिंज का ही यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई शिकायत है तो उसकी हम लोग पूरी तरह से जांच कराएंगे। इस मामले को डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने गंभीरता से लिया है और मामले की जांच कर जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के हुबली में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हुई। एक व्यापारी के घर से 3 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। टेबल पर रखी नोटों की गड्डियां और आसपास खड़े क्राइम ब्रांच के लोग। ये तस्वीर है कर्नाटक के हुबली की, जहां क्राइम ब्रांच ने एक व्यापारी के घर पर रेड की। क्राइम ब्रांच को छापेमारी के दौरान एक घर में नोटों के सैकड़ों बंडल मिले, जिसे क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया। जब्त किए गए नोटों को गिनने के लिए मशीन तक लगानी पड़ी, जिसके बाद नोटों की गिनती खत्म हुई। व्यापारी रमेश बोंगेरी के घर दबिश में क्राइम ब्रांच ने 3 करोड़ रुपए जब्त किए। फिलहाल रमेश बोंगेरी के खिलाफ जांच जारी है। क्राइम ब्रांच टीम व्यापारी के आय स्रोत का पता लगा रही है। फिलहाल जब्त की गई रकम को इनकम टैक्स को सौंप दिया गया है। इससे पहले कर्नाटक में चिन्नागिरी से बीजेपी विधायक मदल के बेटे को लोकायुक्त ने 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को एक टेंडर दिलाने के लिए 80 लाख रुपए की मांग की थी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। यहां 3 दिन में 3 आतंकियों की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। सरकार ऐसे आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रही है जो देश छोड़कर या तो पाकिस्तान या POK या किसी अन्य देश में रहकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस कार्रवाई के तहत आतंकियों की संपत्ति कुर्क करने की योजना बनाई जा रही है, इसलिए NIA एक्शन में है। NIA ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कालपोरा इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के एक और आतंकवादी की संपत्ति जब्त की। बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम नाम का ये आतंकी पिछले महीने ही पाकिस्तान में मारा गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इम्तियाज को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया था। NIA ने पुलिस की मदद से इम्तियाज की 3 कनाल जमीन अटैच की है। इम्तियाज तीसरा आतंकी है जिसकी संपत्ति NIA ने कुर्क की है। इससे पहले अल उमर प्रमुख मुश्ताक जरगर की संपत्ति भी जब्त की गई थी। हिजबुल मुजाहिदीन के बासित रेशी की संपत्ति भी कुर्क की गई है। दोनों आतंकी मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में रह रहे हैं।
गृह मंत्रालय 1 महीने पहले ही ऐसे 150 लोगों की लिस्ट प्रकाशित कर चुका है, जिन्हें यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। मलेशिया में इन दिनों बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गए। बाढ़ की वजह से यहां सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। पूरी खबर 1 मिनट के रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर के कई देश इन दिनों कुदरत की मार झेल रहे हैं। कहीं पर बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं, तो कहीं बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कुदरत का ऐसा ही कहर मलेशिया में भी देखने को मिल रहा है। मलेशिया में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से वहां के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए हैं। कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप यहाँ के हालात का अंदाजा लगा पाएंगे। सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। कई जगह लोग गाड़ियों के अंदर ही फंस गए, जिसके बाद मलेशिया के कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कई शहरों में बारिश बाढ़ की वजह से हालात ये हो गए हैं कि पूरा जनजीवन रुक सा गया है। बाढ़ बारिश की वजह से हालात ये हो गए हैं कि लोग ट्यूब की मदद से अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। इसके साथ साथ ट्यूब पर ही रखकर घर का जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ की तस्वीर को देखकर लगता है मानो कोई नदी बह रही हो। मलेशिया में बाढ़ की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बर्फीले तूफान का कहर जारी है और इसकी वजह से कई इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम गई है और कहीं भारी नुकसान हो रहा है। सड़कों पर जमी बर्फ और पेड़ों पर सजी बर्फ की झालर। कुदरत जब जमीन पर कोई कलाकारी करती है तो नजारे ऐसे ही दिखते हैं, जो खूबसूरत के साथ साथ मन मोह लेने वाले भी होते हैं। तस्वीरें मिशिगन शहर की हैं, जहां हर शय एक ही रंग में रंगी नजर आती है। घर, सड़क, गलियां, मैदान, इन्हें देखकर लगता है कि मानो पूरा इलाका किसी सफेद चादर में लिपटा हो और आंखें इन नजारों को छोड़कर कुछ और देखना ही नहीं चाहती। लेकिन बर्फ की यही खूबसूरती लोगों के लिए अब मुसीबत बन गई है। कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। मिशिगन में बर्फीले तूफान की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। बर्फीले तूफान की वजह से काम पर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही बर्फबारी की वजह से सर्दी भी बढ़ गई है। तूफान का असर इस कदर है कि लाखों घरों में बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बह रही हैं, जो एक गाड़ी को आसानी से उड़ा सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल हो चुका है और बखमुत पर कब्जा करने के लिए रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन युद्ध को 1 साल हो गए हैं और 1 साल पूरे होने के बाद रूस बेहद आक्रामक हो गया है। रूसी सैनिक वैगनर लड़ाकों के साथ मिलकर यूक्रेन के बाखमुत में जमकर तबाही मचा रहे हैं। रूसी हमले की वजह से बाखमुत की ज्यादातर इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो कई इमारतें खंडहर हो गई हैं। तबाही की ये तस्वीरें बताती हैं कि रूस ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रूस का दावा है कि उसने पूरे बाखमुत को चारों तरफ से घेर लिया है और जल्दी ही वो इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लेगा। वहीं यूक्रेन की सेना का दावा है कि बाखमुत में संघर्ष जारी है और वो रूस को बाखमुत पर कब्जा नहीं करने देंगे। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मान चुके हैं कि बाखमुत में स्थिति बेहद नाजुक है। हालांकि यूक्रेन के सैनिक रूसी हमले का जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूसी हमले के आगे वो बेबस नजर आ रहे हैं। रूस ने चसीव इलाके में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, जिसकी वजह से ज्यादातर इलाका तबाह हो गया है। और जिस तरह से रूस बाखमुत में हमले किए जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि रूस बाखमुत को अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र में 2 जिलों के नाम बदलने को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। एआईएमआईएम ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के 2 जिलों के नाम बदले जाने के फैसले के बाद एआईएमआईएम के नेताओं ने इसका विरोध किया है। एआईएमआईएम के नेताओं ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ लोग औरंगजेब की तस्वीर लिए नजर आए। इस प्रदर्शन की अगुवाई एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने की। सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि शहर का नाम बदलने का फैसला केंद्र और राज्य सरकार ने लिया है, जो आम लोगों को पसंद नहीं है। साथ ही इम्तियाज जलील ने कहा कि जब मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है, तो सरकार शहर का नाम बदलने का फैसला कैसे ले सकती है।
मामला अदालत के अंदर चल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये मैटर सब जुडिस है। दरअसल अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 2 जिलों औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदल दिया था। सरकार ने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया था, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। एमएनएस के नेता पर हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरी खबर क्या है वो 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के नेता संदीप देशपांडे पर हमले को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान स्थानीय मुखबिरों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक की उम्र 56 साल है, जबकि दूसरे की उम्र 35 साल है। गिरफ्तार आरोपी मजदूर है और उसके खिलाफ मुंबई व नवी मुंबई में हत्या का प्रयास, जबरन वसूली और अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों ने किस मंशा से ये हमला किया अब तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में 2 और लोगों की तलाश की जा रही है। ये घटना उस वक्त हुई जब देशपांडे शुक्रवार को अपने दादर स्थित आवास के नजदीक मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तभी दोनों आरोपियों ने पूर्व पार्षद देशपांडे पर बैट और स्टंप से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनके हाथ में फ्रैक्चर और पैरों में चोटें आई हैं।